Hello students, today we will discuss employment and entrepreneurship and balanced economic development. आज हम रोजगार एवं उद्यमिता और संतुलित आर्थिक विकास को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को डिस्कस करते हैं। देखिए, वर्तमान में बेरोजगारी एक विषम समस्या बन चुकी है। विकासशील और अविकसित राष्ट्रों में बेरोजगारी या न्यून रोजगार अनेक आर्थिक और सामाजिक समस्याओं की जड़ मानी जाती है। ये केवल एक सामाजिक या मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है, बल्कि एक आर्थिक अभिशाप भी है। बेरोजगारी एक ऐसा गंभीर एवं घातक रोग है जिसके परिणाम स्वरूप जहाँ एक और राष्ट्रों के विभिन्न साधन अप्रयुक्त रहते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्तियों के कौशल और ऊर्जाओं का सही उपयोग नहीं हो पाता। भारत में बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसकी जड़ें गहराई तक समाई हुई हैं। भारत जैसे विकासशील राष्ट्र के लिए आर्थिक विकास के साथ साथ व्यक्तियों का उचित जीवन स्तर भी एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत सरकार द्वारा केंद्र एवं राज्य स्तर पर इस समस्याओं से निपटने के लिए योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों के द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। वास्तव में भारत में बेरोजगारी की समस्या एक अलग घटना नहीं है, बल्कि अल्प विकास और पिछड़ेपन की सामान्य समस्या का एक हिस्सा है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के पास जीविका के लिए दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में निर्धारित सैलरी पर नौकरी करना, और दूसरा ऑप्शन होता है स्वरोजगार का, जिसमें व्यक्ति नए विचारों को ग्रहण करता है, उसका परिवर्तन करता है एवं उत्पादन सेवा का कार्य करता है। ऐसे लोग उद्यमी कहे जाते हैं। तो इसमें जो पहला विकल्प होता है, इसमें संभावनाएं सीमित होती हैं, क्योंकि इसमें आवश्यक संसाधन उपार्जित नहीं होते और केवल सीमित पूंजी में ही उनको संगठित किया जाता है। वेतनभोगी जीविका में आत्मसंतुष्टि की प्रबल भावना होती है। एक बार नौकरी प्राप्त होने पर कम से कम अगले 10 वर्षों तक अन्य लोगों के लिए उस रोजगार के अवसर बंद हो जाते हैं। और जो दूसरा विकल्प है, उपभोक्ता उत्पादन एवं आयात के विकल्प तैयार कर निर्यात के द्वारा राष्ट्र के कुल उत्पादन में वृद्धि करना है। साथ ही उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का गुण होता है। इसके साथ ही उद्यम एक आर्थिक गतिविधि होने की वजह से अन्य आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, जिसमें रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। लघु उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में रोजगार द्वारा उत्पन्न रोजगार के अवसरों में कार्यालयों के वेतनभोगी एवं बृहद औद्योगिक प्रतिष्ठानों के रोजगार अवसरों की अपेक्षा कम पूंजी का निवेश होता है। साथ ही लघु उद्योग उद्यमियों के लिए निर्माण, प्रबंध, तकनीकी समस्या समाधान आदि की कला सीखने की पृष्ठभूमि प्रदान करता है। लघु उद्यम मध्यवर्गीय व्यक्तियों को छोटी बचत का निवेश उद्यमियों कार्यों में करने के लिए प्रेरित करते हैं। वे लोगों की रचनात्मक शक्ति को उत्पादन, डिजाइन, निपुणता प्राप्त करने के माध्यम से दिशा प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। तो देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, आवश्यक रूप से नए अवसरों को खोज करना, नए उत्पाद बनाना, नई सेवाओं का निर्माण करना, ये एंटरप्रेन्योरशिप में शामिल करते हैं। और जबकि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है, उसमें अपने बिजनेस में पूरी तरीके से चलाने लगने से होता है, जिसमें किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का निर्माण आवश्यक नहीं होता। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो समस्त उद्यमी स्वरोजगारित कहे जाते हैं, जबकि सभी स्वरोजगारित व्यक्तियों का उद्यमी होना जरूरी नहीं होता। उद्यमिता उद्यमी वृद्धि की टर्मिनल पॉइंट होती है, एक टर्मिनल स्टेज होती है, जबकि स्वरोजगार उद्यमी वृद्धि की एक मीडियम स्टेज होती है। उद्यमिता की प्रिजुडाइज है, एक कॉन्सेप्ट है कि उद्यमिता का लक्ष्य मात्र आयोजन है। इस प्रकार उद्यमिता
और आय अर्जन के मध्य कोई अंतर नहीं है, किंतु ये धारणा सत्य नहीं है। उद्यमिता एवं आय अर्जन दो अलग अलग जीविका विकल्प होते हैं। उद्यमिता के अंतर्गत उत्पादों और सेवाओं का निर्माण, उसके विपणन आदि आय अर्जन किया जाता है, जबकि मात्र आय अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अतिरिक्त आय अर्जित की जाती है, जो कि उद्यमिता के द्वारा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसमें भी कुछ अंतर होते हैं। उद्यमिता के अंतर्गत उत्पादों सेवाओं का नवनिर्माण करना, उत्पादन एवं उसकी विपणन संबंधी योजना बनाना, उद्यम का भविष्य तय करना, ये क्रियाएँ आती हैं। और जबकि आय अर्जन एक ऐसी क्रिया है जो कि अक्सर आकस्मिक रूप से कुछ अतिरिक्त समय में अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए की जाती है। उद्यमिता का क्षेत्र एक ही उद्देश्य पर आधारित होता है। सभी उद्यमी आय अर्जन करने वाले व्यक्ति होते हैं और सभी आय अर्जन करने वाले व्यक्तियों का उद्यमी होना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, संतुलित आर्थिक विकास। देखिए, अर्थशास्त्र में आर्थिक विकास से संबंधित दो मुख्य विचारधारा पाई जाती हैं। पहली विचारधारा, जिसे ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कहा जाता है, आर्थिक विकास को आर्थिक रूप से परिभाषित करती है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में आर्थिक विकास एक ऐसी स्थिति है जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद 5 से 7% की दर से बढ़ता रहे और उत्पादन और रोजगार संरचना में इस प्रकार का परिवर्तन हो कि उसमें कृषि का हिस्सा कम होता जाए और जो विनिर्माण क्षेत्र है या जो तृतीय क्षेत्र है उनका हिस्सा बढ़ता चला जाए। और जो दूसरी मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें आर्थिक विकास की संकल्पना को फिर से परिभाषित किया गया और आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य जो गरीबी है, असमानता है या बेरोजगारी है, उसका निवारण रखा गया। इस दौर में पुनर्वित्त के साथ साथ समृद्धि का नारा दिया गया। आर्थिक विकास की परिभाषा लोगों के भौतिक कल्याण में सुधार के रूप में की जाती है। जब किसी देश में, खासकर जहां निजी आय वाले लोग हैं, उनके भौतिक कल्याण में बढ़ोतरी होती है, तब जनसाधारण को अशिक्षा, बीमारी और छोटी उम्र में मृत्यु के साथ साथ गरीबी से भी छुटकारा मिलता है। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय न रहकर औद्योगिकरण होता है, जिससे उत्पादन के स्वरूप में और उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कारकों के स्वरूप में परिवर्तन होता है। कार्यकारी जनसंख्या का अनुपात बढ़ता है और आर्थिक तथा दूसरे किस्म के निर्णयों में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदलता है और हम कहते हैं कि देश विदेश में आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास की जो परिभाषाएं हैं उसको डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस whereby an economic real national income increases over a long period of time. मेयर एंड वर्ल्डविन के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। ऐसे ही प्रोफेसर रोस्टॉप के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास पूंजी और कार्यशील शक्ति में वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि के बीच एक ऐसा संबंध है जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है। ब्रैड सिंह के अकॉर्डिंग आर्थिक विकास एक बहुमुखी धारणा है। इसके अंतर्गत केवल मौद्रिक आय में वृद्धि शामिल नहीं है, बल्कि वास्तविक आदतें, शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, अधिक आराम के साथ साथ उन सभी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों में सुधार भी शामिल हैं जो एक पूर्ण और सुखी जीवन का निर्माण करती हैं। अब हम बात करते हैं हाउ कैन बैलेंस्ड ग्रोथ बी रिलीज्ड, मतलब संतुलित विकास किस प्रकार संभव है। नक्श के अनुसार संतुलित विकास निम्न प्रकार से प्राप्त हो सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया में विविध क्षेत्रों के बीच संतुलन रखने के लिए जहां मूल्य प्रेरणाओं का प्रयोग किया जाता है, वहां आयोजित अर्थव्यवस्था में ये उद्देश्य राज्य के प्रयत्नों से प्राप्त होता है। स्विफ्टर के अनुसार पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी के प्रादुर्भाव के काल में व्यक्ति उद्यमकर्ताओं के द्वारा किए जाने वाले इनोवेशन के फलस्वरूप विकास की दर तेज थी। उनका मानना है कि इन देशों में औद्योगिक प्रगति की लहरें नियमित रूप से इसलिए आती रहीं क्योंकि नव परिवर्तनों में प्रवीण
उद्यमकर्ता बहुत बड़ी संख्या में थे जो नई वस्तुओं की खोज करने, उत्पादन के साधनों के नए संयोग का आविष्कार करने आदि में बहुत ज़्यादा कुशल थे। इस प्रकार पश्चिमी यूरोप के देशों में व्यक्तिगत उद्यमकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। संक्षेप में संतुलित विकास की युक्ति का आशय है कि निवेश विभिन्न उद्योगों और क्षेत्रों में इस प्रकार का होना चाहिए कि सभी उद्योगों द्वारा प्रतिपादित वस्तुओं के बाजार में वांछनीय विस्तार हो सके। आर्थिक संतुलित विकास के लिए निषेधात्मक उपाय अपनाने चाहिए, जिसमें उद्योग के लिए अनुज्ञा पत्र को लेने की व्यवस्था, नवीन औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर रोक, स्थानीय करों में वृद्धि और औद्योगिक विकास जो कर हैं उनको वसूल करके हम आर्थिक संतुलन कर सकते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रेरणात्मक उपाय हैं, जैसे विकासात्मक उपाय के अंतर्गत सस्ती दर पर भूमि की व्यवस्था, जन उपयोगी सेवाओं का विकास, सार्वजनिक क्षेत्रों में कारखानों की स्थापना, यातायात एवं संचार व्यवस्था। इसके साथ ही कुछ वित्तीय उपाय, जैसे आर्थिक सहायता या अनुदान देकर, करों में रियायतें देकर, राजकीय क्रय नीति अपनाकर। तीसरा है आपका सामाजिक उपाय और अदर उपाय। तो देखिएगा, एक निश्चित आकार से बड़ी इकाइयों के रजिस्ट्रेशन और उनके लाइसेंस लेने की अनिवार्य व्यवस्था लागू करके सरकार अपने हाथों में ऐसा अस्त्र ले लेती है जिनके प्रयोग से पहले से ही केंद्रित क्षेत्रों में और आगे उद्योगों के स्थानीयकरण को हतोत्साहित और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में नवीन उद्योग के स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है और अत्यधिक केंद्रीकृत कुछ विशाल नगरों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इससे ऐसे विशाल नगरों में केंद्रीकरण की मात्रा को बढ़ने से रोका जा सकता है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।